हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम मध्यकालीन भारत और राजनीतिक समाज और संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे। ये सतीश चंद्र की बुक है। इसका हम फर्स्ट चैप्टर आज इस वीडियो में पढ़ेंगे और पूरा जानेंगे कि इसके बारे में कि है क्या। और चलो शुरू करते हैं। भारत और विश्व में किस तरह 18वीं सदी से 8वीं सदी तक किस तरह बदलाव देखने को मिले, चाहे वो राजनीतिक हो, क्या वो आर्थिक हो, क्या वो सामाजिक हो। हर तरह के भूमध्य सागर में इर्द गिर्द ये फैला हुआ था। ये परिवर्तन हमें भारत में ही नहीं, विश्व में यूरोप के क्षेत्र में भी देखने को हमें मिले। इसमें व्यापारिक हो गए, सांस्कृतिक संबंध शामिल थे। अब बात की जाए यूरोप की, तो यूरोप ने छठी से तीसरी चौथाई तक शक्तिशाली रोमन का साम्राज्य हुआ था, जिसका यूरोप और भूमध्य क्षेत्र में साथ दो भागों में बढ़ चुका था। एक पश्चिमी भाग था जिसकी राजधानी रोम थी, और दूसरा जर्मनी की तरफ आने वाला स्वाल और जर्मन के कबीलों को रोम डाला, मतलब वो दूसरा हिस्सा था। ये कबीले खेपों में आए और पुराने रोमन साम्राज्य के इलाकों में तहस नहस करने, लूटने और बहुत भूमिका निभाई। लेकिन आगे चलकर कबीले यूरोप और विभिन्न भागों में बस गए। वह आबादी, चरित्र एवं भाषा, शासन के दरों पर गंभीर परिवर्तन आए। वो जो बस गए थे लोग, उनके चरित्र और उनके भाषा में, शासन पे अनेक दरों पे परिवर्तन आना स्वाभाविक था। क्योंकि इसलिए भी स्वाभाविक था क्योंकि इस काल में यूरोप के जो विभिन्न लोग बसे हुए थे, उस काल के में राजनीतिक और आर्थिक बदलाव बहुत देखने को हमें मिले थे। वो ये बात अभी हो रही है छठी सदी की, ठीक है। और प्राचीन रोम साम्राज्य और भाग में राजधानी जो बैजेतिनिया थी, जो कुगिस्तानिया थी, इस साम्राज्य में बैजेतिनी साम्राज्य कहा जाता था। इस समाज में रहने वाले लोगों को बैजेतिनिया साम्राज्य के नाम से भी जाना गया। और ये पूर्व यूरोप में अधिकांश भाग में आधुनिक तुर्की, सीरिया, मिस्र और समेत उत्तरी अफ्रीका शामिल हुए। ये जो आने वाले राज्य जो आधुनिक इनके नाम हैं, अफ्रीका, सीरिया और तुर्की, ये बैजेतिनिया साम्राज्य में पहले आते थे। इनके रोमन की अनेक परंपरा शामिल भी थी। और लेकिन ये धार्मिक विश्वास, कर्मकांड, कैथोलिक चर्च के मुख्यालय रोम में था। और यहाँ के जो इस समय के लोग भी थे, वो कैथोलिक चर्च और धार्मिक चीज़ों में अंधविश्वास को ज़्यादा मानते थे। ये नहीं क्या नाम संभव समझेगी कि भारत में ही चीज़ें थी, नहीं, भारत में ही चीज़ें तो थी, और ये पश्चिमी यूरोप, रोम साम्राज्य में भी थी। और अंधविश्वास का जो आडंबर और ये सब चीज़ों का मानना शुरू में भी था लोगों के, और शुरू में डर भी बैठाया जाता था, जिसे ऑर्थोडॉक्स चर्च कहा जाता था, ठीक है। यूनानी ऑर्थोडॉक्स चर्च बैजेतिनिया शासकों के प्रयासों के कारण ईसाईयत को अपनाया। बैजेतिनिया साम्राज्य का विशाल एवं फलता फूलता साम्राज्य था, जिसका पश्चिमी साम्राज्य रोमन साम्राज्य के पतन के बाद एशिया के साथ व्यापार जारी रखा। उसके शासन और शक्ति की परंपरा पैदा थी, अधिकांश उसमें बाद अरबों ने, और तब अपनाया जब उन्होंने सीरिया मिस्र को जीत लिया। जब उन्होंने ये साम्राज्य और ये परंपरा तब अपनाई जब उन्होंने सीरिया और मिस्र को भी जीत लिया। और बैजेतिनियन साम्राज्य यूरोप और रोम की सभ्यताओं में पूर्ण जागृत के बीच में एक पुल के रूप में भी ये काम किया। आगे चलकर पश्चिमी यूनान ज्ञान विज्ञान का पुनरुत्थान की सहायता पहुंचाई, और आखिर 15वीं मध्य में कुगिस्तानिया तुर्कों ने जीत लिया और इसका पतन भी हो गया। इसका परिणाम हुआ क्या, 15वीं सदी में आते आते मध्य में कुगिस्तानिया नाम का तुर्कों ने जीत लिया और इसका पतन भी हो गया। पश्चिमी में रोमन साम्राज्य का पतन की सदियों के बाद पश्चिमी यूरोप बड़े नगरों में लगभग कोई पता नहीं था। विदेशी और घरेलू व्यापार भारी धक्का लगा। इसके कारण सोने का अभाव, और रोम में सोना अफ्रीका से पाते थे और पूरब में व्यापार करते थे। वो क्या करते थे, जो सोना पाते थे वो पूरब में जाके व्यापार करते, वो रोम से पाते थे, ठीक है। और अफ्रीका से पाते थे रोमन के बंदे, मतलब रोमन के जो लोग थे वो अफ्रीका से पाते थे और पूर्व में जाके उनके साथ व्यापार करते थे। इतिहासकार एक लंबे समय को 6वीं से 10वीं सदी तक के काल को अंधकार युग का कहते आए हैं। जो इतिहासकारों का मानना भी यही है कि जो 6वीं शताब्दी से लेके 10वीं शताब्दी तक का युग था, वो अंधकार युग के नाम से भी जाना जाता है। आइए हम आगे जानेंगे कि क्यों कहा गया इतिहासकारों ने। 10वीं सदी में नगरीय जीवन का पुनरुत्थान एवं विदेशी व्यापार की वृद्धि का रास्ता तैयार हो गया। 12वीं सदी 14वीं सदी के बीच में पश्चिमी यूरोप में समृद्ध हो गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी वृद्धि, नगरों का प्रसार एवं इटली के पदुआ में मिलान जैसे अनेक नगरों को विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। इस काल में उल्लेखनीय विशेषताएं इन विश्वविद्यालयों में नए विज्ञान और एवं विज्ञान का विकास
की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धीरे धीरे पुनर्जागरण के तहत एक नए यूरोप को जन्म दे दिया। 14वीं 12वीं और ये सदी तक आते आते एक नया यूरोप भी बस चुका था, और इस यूरोप पे बदलाव के मुख्य कारण ज्ञान विज्ञान थे, प्रौद्योगिकी, और इसमें जो भूमिका इनकी निभाई। और फ्लूइडिज्म का उदय जब हो गया, वो रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद एक नया प्रकार साम्राज्य का हुआ। अब बेजितनीय साम्राज्य को हटा के फ्लूइडिज्म का जब उदय होता है, आगे हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, कवर करेंगे। धीरे धीरे विकसित होने वाली नई व्यवस्था फ्लूइडिज्म और फ्लूटन लैटिन शब्द में फ्लूटम से उत्पन्न हुई है, जिसका अंग्रेजी में फीफ होता है। इस साम्राज्य में शक्तिशाली वह सरदार थे जो अपने सैनिक अनुनाय एवं बल बड़े बड़े इलाकों पे हावी होते थे, और शासक अहम भूमिका निभाते थे। इस व्यवस्था को फीफ, अंग्रेजी में अनुवाद है फीफ का। और इस व्यवस्था को बड़े बड़े इलाकों में एक सरदार होता था, बड़े बड़े इलाकों में स्वामी होता था। जैसे हमारे टाइम में भी इतिहासकारों ने भारत में मध्यकालीन भारत में देखे तो इक्का और इक्ता नाम की प्रथा थी, जिसमें सरदारों को और कुछ ऐसे थे जो मजदूरों पे कर वर लगाने के अधिकार होते थे। आइए इस टॉपिक में भी एक कवर है, आगे बात होगी। अधिकांश शक्ति समान जैसे हो, कालांतर में राजतंत्र को मजबूत हुआ। इससे क्या हुआ, राजतंत्र एकदम मजबूत हो गया। सरदारों की शक्ति पर अंकुश लगाने का प्रयत्न किया गया, जो बराबर आपस में लड़ते रहते थे, और जिससे सामाजिक अराजकता पैदा होती थी। इससे सामाजिक अराजकता का मतलब आप जानते हो ना, कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होना जिसमें लोगों का अस्वस्थ या मानसिक तनाव होना। जैसे आज भी कोई हिंदू मुस्लिम को लेके बात करता है तो उसमें सामाजिक अराजकता फैल जाती है, क्योंकि और ये शुरू से ही समाज में रहा है कि कुछ भी चीज़ को टॉपिक बड़ा मुद्दा बना के उसमें समाज में उत्पन्न विभिन्न स्थितियों को ऐसा पैदा करना और समस्या उत्पन्न करना, उसे सामाजिक अराजकता कहा जाता है। इस नियंत्रण को एक ढंग ये भी था कि ये राजा सरदारों का वेसल अधीनस्थ बनाकर अपनी प्रतिष्ठा का शपथ लेता था। इसके बदले कब्जे वाला इलाकों को उनकी फीफ के मानता देता था, और सरदारों को वेसल नियुक्त करता था, और फीफ को उन्हें भाग देता था। अपनी फीफ को एक भाग देते थे। इस सिद्धांत पे ये भी था कि एक राजा एक गद्दार की अपनी वेसल या फीफ पे कब्जा कर सकता था, लेकिन व्यवहार में ऐसा कम होता गया। इस व्यवस्था को फ्यूडल व्यवस्था शासन भूमि स्वामी कुलीन वर्ग वर्चस्व था, और कुलीन वर्ग जल्द ही पैतृक बन गया। ये जो कुलीन वर्ग था, पैतृक का मतलब होता है कि पैतृक सत्ता, हाथ पैदा मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली सत्ता को पैतृक सत्ता भी कहा जाता है। और ये पैतृक बन गया मतलब बेटे के बाद दूसरा बेटा, उसका बेटा, उसके बेटे के बाद उसका बेटा। और कुलीन वर्ग भी कभी बुरी तरह बन नहीं रहा, और ये गद्दार सरदार हटाने जाते थे तथा नियुक्त किए जाते थे, उभर के सामने आते थे। फ्यूडल व्यवस्था दो व्यवस्था ये जुड़ी हुई थी कि इसमें से एक व्यवस्था ये थी कि सर्वफंडम जो था वो ऐसी व्यवस्था किसान होता था जिसे जमीन जोता था, बोता था। वो अपने स्वामी सरदार की आज्ञा के बिना पैसा नहीं बदल सकता। जो सर्वधर्म व्यवस्था ये होती थी कि जो किसान अपनी ज़मीन जोतेगा और बोता है, उसके बाद अपना पैसा नहीं बदल सकता। कि वो किसान है तो किसान ही रहेगा, मजदूर नहीं बन सकता, या वो कोई लोहार या कोई कृषक या ऐसी कोई पैसा नहीं बदल सकता कि अपना जो व्यवसाय है वो उसी स्तर पे ही उसी पैसे पे चलाएगा। ठीक है, किसी इलाके में बस नहीं सकता, शादी नहीं कर सकता। ऐसे मैनर व्यवस्था से जुड़ी थी। मैनर वह किला होता था जिस पर हवेली होती थी, जहाँ लार्ड एवं स्वामी रहता था। अनेक यूरोपीय देश मैनर लार्ड बड़े बड़े इलाकों पर मालिक होते थे। भूमि का एक भाग लार्ड जुताई अपने निगरानी में सर्फों की सहायता से करता था। ये जमीन अपनी खेत बोते होते थे। ये सिद्धांत लाड़ एवं खेतों के जोतने बोतने के बाध्य होता था। सिद्धांत एवं स्तर में भूमि लाड़ होती थी। ये सर्फ की नगद जिन्स के रूप में मसूल भी चुकता था। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आदि ज़मीन पर भी मैनर लाड़ होते थे, क्योंकि काफ़ी अवस्था फैली हुई थी, इसलिए कभी कभी स्वतंत्र जो किसान था वो मैनर व्यवस्था को वेसल के लिए तैयार हो जाते थे। कुछ इतिहासकार का मत है कि सर्वफंडम और मैनर व्यवस्था फ्यूडलिज्म का अभिन्न थी। कुछ इतिहासकार का कहना ये भी है कि जो मैनर व्यवस्था थी और जो सर्वफंडम व्यवस्था थी वो अभिन्न अंग थी, जिसके समाजों पर वजूद नहीं था। और फ्रीडम की बात गलत करना, लेकिन उसके रूप में सभी भागों में मैनर भी थी। भारत में सर्वफंडम प्रथा और मैनर व्यवस्था, लेकिन स्थानीय भूस्वाम्य सामंत फ्रीडम सरदारों अनेक अन्य शक्तियों का इस्तेमाल के लिए किसान वर्ग पर निर्भरता। दूसरे शब्दों में इसका मत है कि
किसान की सीमा और स्वतंत्रता का प्रयोग उपभोग कर सकते हैं। यूरोप के अनेक जो देश थे वो 14वीं सदी के बाद में व्यवस्था में श्रम के रूप में महसूल, चूँकि लॉर्ड को महसूल के रूप में मुफ्त जोतने बोतने की व्यवस्था को लोप हो गया था। यूरोप में समाजवाद की जुड़ी हुई विशेषता सेना संगठन, घोड़े पर बैठना, वर्गगत नाइट समिति व्यवस्था ज्वलन प्रति था और वास्तव में यूरोप में घुड़सवार कला और मोटे तौर पर 8वीं सदी में पीछे रह गया। रोमन काल लंबे बछौर पे छोटी तलवारों, बड़े बड़े पैदल दस्ते सेना का प्रमुख अंग थे और घोड़े मैराथन खींचे के लिए जमीन, हकीम के सवारी और विश्वास ये कि युद्ध कला में अरबों में आगमन के साथ बदलती अरबों के पास में तैनात घोड़े, तेज आगे सवार पे तीरंदाजी और सेना के नाकाम बनाए रखा, इस पे मदद भी पहुंचाई। और ये दो आविष्कार घुड़सवार और घोड़ों के रूप में आविष्कार के काफ़ी बदल भी चुका था। इसका उपयोग आरंभ में हुआ लोहे के रकबों में हथियारों को पूरी तरह लैस सैनिक चलते थे। घोड़े पीछे गिरने का भय नहीं रहता था। इसके कारण सवारों में अपने भारी बल के सट का हमला भी कर सकता था और जवाबी आघात के कारण नीचे गिरता था। ठीक है, इस तरह आर्थिक, राजनीतिक, सैनिक और अनेक कारणों यूरोप में फ्यूडलिज्म का विकास है उत्तरदायी था। मोटे तौर पे देखा जाए तो अभी तक हमने इस चैप्टर में ये कवर किया कि यूरोप 6वीं से लेके 10वीं शताब्दी तक कुछ नहीं रहा था। उसमें ना आर्थिक विकास हुआ, ना राजनीतिक विकास हुआ, ना सांस्कृतिक हुआ, ना सेना का संगठन हुआ, ना सेना का विकास हुआ। जैसे ही 10वीं शताब्दी के बाद 14वीं 15वीं शताब्दी तक गया तो तुर्की, सीरिया में इन्होंने कब्जा भी करा और इन्होंने अपने आविष्कारों के रूप में यूरोप ने अनेक व्यवस्था लागू की, जिसमें एक व्यवस्था मशहूर तौर पे कह सकते हैं फ्यूडलिज्म की व्यवस्था, जो सर्फडम और फीफ के तौर पे एक तरह की व्यवस्था थी जो मेनर और मेजर थी। ठीक है, इसके अलावा जीवन में ईसाई चर्चा में निर्धारित हुआ। जैसे हम बैजेंटाइन साम्राज्य की बात हमने आगे इसमें करी कि यूनानी ने ऑर्थोडॉक्स चर्च की भूमिका के हवाला दे चुके थे। पश्चिम में शक्तिशाली साम्राज्य के अभाव में कैथोलिक चर्च का शासन भी था। इसमें धार्मिक सत्ता का जो रूढ़ीपन होता है, जो आज भी हमें देखने को मिलता है, कहीं में इराक में है, इजराइल में है, वो हमें देखने को मिला। ठीक है, कैथोलिक चर्चों का शासन कार्यकाल संभाला, जिसमें पोप की कैथोलिक चर्च की प्रमुख थी। एक धर्मगुरु नहीं था बल्कि ऐसा व्यक्ति बन गया जिसके पास कुछ राजनीतिक और नैतिक सत्ता भी थी। ये बात मैंने अभी बताई आपको कि ये राजनीतिक सत्ता का भी काम करने लगी, धार्मिक सत्ता, और इनका पर्टिकुलर धार्मिक से लेना देना कोई नहीं था, इनका लेना देना था राजनीतिक सत्ता से लेना देना, जो उनका शासन के तौर पे इन्हें साम्राज्य को अपना प्रमुख करना और अपने धर्म को एक ही मान्यता देना कि इस देश में ये धर्म माना जाएगा तो माना जाएगा, उस धर्म को हम उस धर्म से जो ना मानने वाला वो देश में नहीं रह सकता। ये व्यवस्था नैतिक सत्ता में पश्चिमी एशिया में पूरा तरह यूरोप के मध्यकाल से धर्मकाल में धर्म की प्रवक्ता होता गया। पास में काफ़ी शक्ति एवं प्रभाव हो गया। राजाओं का समान सरदारों, भूमि भूदान और धनी सौदागरों और दोनों में बल पे अनेक मठों विहारों को स्थापित हो गए। इसमें फ्रांसीकन जैसे कुछ सिलसिले जरूरतमंदों गरीबों को कार्य करते थे और अनेक ज्ञान विज्ञान के केंद्र में काम करते थे। और इस प्रकार कैथोलिक चर्चों को यूरोप सांस्कृतिक जीवन की अहम भूमिका निभाई। मगर कुछ मठ अत्यंत धनी हो चुके थे, फ्लूडम लाडो की तरह व्यवहार करने लगे, आंतरिक कलह पैदा हो गया। इनके शासन का टकराव होने में चर्च और पॉप दुनिया भर ताकतवर से चिड़े हुए थे। आगे चलकर टकराव पुनर्जागरण का सुधार आंदोलन प्रतिबद्ध हुआ। आगे चल के इनका जो सुधार था वो प्रतिबद्ध भी हो गया, आंदोलन के प्रतिबिंबित हो गया कि एक आंदोलन के रूप में भी ये कार्य कर चुके थे। अब आगे हम अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम अरब की दुनिया के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर दी जाएगी इस चैनल में, और बने रहिए, सारे चैप्टर कवर होंगे। थैंक यू सो मच।